नमस्कार दोस्तों, मैं प्यारे प्रकाश दोस्तों, पाटीदार आपके बीच इस आपके वीडियो को अपने लाइक, यूट्यूब शेयर चैनल एंड सब्सक्राइब करें। पीसी पटेल क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज हम 10वीं क्लास के एक बेहद महत्वपूर्ण पहला चैप्टर जो कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को आपके बीच प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे और प्रस्तुत करेंगे। और ये जो चैप्टर है आपका न केवल आपकी 10वीं में बल्कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके अंदर सामान्य विज्ञान का जो सिलेबस होता है उसके अंदर आप में काम आने वाला है। तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाए और अच्छे से इसको पढ़े ताकि आपके आगामी परीक्षाओं के अंदर भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो चैप्टर है उसके अंदर अपन देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात आती है कि रासायनिक अभिक्रिया जो चैप्टर का नाम है उसी को अपन टॉपिक बनाकर यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। तो ये रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं तो अपन यहाँ पर देखते हैं कि जब कोई पदार्थ, ठीक है, जब दो या दो से पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और किसी उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाता है, अपनी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जब पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करे तो वो क्या कहलाता है, अपना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं, जब कोई पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ आपस में क्रिया करे, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा पदार्थ भी हो सकते हैं और दो या दो से ज़्यादा पदार्थ भी उत्पाद बना सकते हैं। ठीक है, दो या दो से यानी आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि मैग्नीशियम रिबन का दहन, ठीक है, यहाँ पर अपन देखते हैं कि जैसे आपका ये मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम जब रिबन का दहन होता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ इसकी क्रिया होती है, तो क्या बनता है, तो ये होता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जाता है, जलाया जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, इस चीज़ के अंदर आपको दो तीन चीज़ देखने को मिलती है रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कि पहले जो आपस में क्रिया करते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, और अभिकारक जब क्रिया करते हैं तो जिसका निर्माण होता है, यानी कि नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो जिनका आपस में क्रिया होती है उनको अपन अभिकारक कहते हैं और आपस में क्रिया होने के बाद में जिसका निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं, अपन उत्पाद कहते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं अभिकारक। और अभिकारक क्या होता है, तो अभिकारक की जो परिभाषा होती है उसको अपन सामान्य शब्दों में अगर लिखने का प्रयास करें तो यह होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित वह पदार्थ, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित वह पदार्थ जो क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है।
नए पदार्थ का निर्माण करता है। अभिकारक कहलाता है। क्या समझा इसका मतलब? किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित वह पदार्थ, यानी कि वह जो पदार्थ है वही आपका क्या है? अभिकारक है। वह पदार्थ जो क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है अभिकारक कहलाता है। जैसे इस पहले के इस एग्जाम्पल से अपन देखते हैं तो यहाँ पर जो अभिकारक है आपका, यहाँ पे एग्जाम्पल अपन देखते हैं तो अभिकारक इस ऊपर वाले एग्जाम्पल के अंदर अभिकारक जो है वो कौन सा है? तो आपका ये Mg व O2 अभिकारक है। इस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अभिकारक कौन कौन से हैं? तो आपका Mg यानी कि मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये दोनों क्या है? आपके अभिकारक है और ये क्रिया कर रहे हैं, ठीक है। वह पदार्थ जो क्रिया करता है यानी कि ये क्रिया कर रहे हैं और नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो नए पदार्थ का निर्माण क्या हो जाता है? आपका उत्पाद कहलाता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे उत्पाद को देखते हैं तो ये होगा रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त नया उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त नया उत्पाद, नया पदार्थ उत्पाद कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त नया पदार्थ जो होता है वो क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। अपन एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, जो अपनी ये जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके अंदर उत्पाद जो है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ क्या बना है? तो आपका ये MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, ठीक है। तो आपका उत्पाद जो है ये होता है आपका MgO उत्पाद है, ठीक है। यहाँ तक कहानी समझ में आई आपको कि रासायनिक अभिक्रिया जब कोई पदार्थ जो आपस में क्रिया करते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और अपन ने यहाँ पे देखा है कि Mg जो है मैग्नीशियम रिबन जो है उसको ऑक्सीजन के साथ में दहन हुआ है तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो आपस में क्रिया करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके अभिकारक कहलाते हैं, और जिसका निर्माण होता है वो क्या कहलाते हैं? आपके उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने देखा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित वह पदार्थ, यानी कि वह पदार्थ जो क्या करते हैं? क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। और इसके अंदर अभिकारक कौन कौन से हैं? तो ये Mg और ऑक्सीजन, ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस जो है वो क्या है? आपका अभिकारक है। उत्पाद देखते हैं अपन, तो रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त नया पदार्थ कौन सा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है आपका उत्पाद है, तो प्राप्त नया पदार्थ जो है उत्पाद कहलाता है। और इसके अंदर, इस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो आपका उत्पाद है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित यौगिकों को प्रतीकों के रूप में लिखना, प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पर अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जब पादपों में जब अपन कार्बन का, यहाँ पे अपन रासायनिक समीकरण अगर लिखते हैं तो यहाँ पे कार्बन का जब दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे आपकी एक लाइन है, एक आपकी अभिक्रिया है, कार्बन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है।
ठीक है। ये अपनी क्या है, अभिक्रिया है। कार्बन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अब इसको प्रतीकों के रूप में लिखना है। क्या, इन यौगिक, ये जो यौगिक हैं, कार्बन है, ये कार्बन जैसे तत्व है और यौगिक है, तो इनको अपन प्रतीकों के रूप में लिखने की जो क्रिया है वो क्या कहलाता है, आपका रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे आपका ये, अब देखते हैं रासायनिक समीकरण की मुख्य विशेषता, यानी कि रासायनिक समीकरण जो अपन लिखते हैं उनकी क्या विशेषताएं हो सकती है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं रासायनिक समीकरण की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण के बारे में अपन ने पढ़ा है कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको लिखने का तरीका या उसको प्रतीकों के रूप में लिखना जो होता है वो रासायनिक समीकरण होता है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण जो होता है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। तो यहाँ पर अपन एक एग्जाम्पल देखकर अपन समझ रहे हैं कि पादपों में भोजन निर्माण की प्रकाश संश्लेषण विधि, यानी कि पादपों के अंदर भोजन निर्माण की जो क्रिया होती है उसको अपन इस प्रकार से दर्शाते हैं। जैसे 6CO2 और 12H2O जब आपस में क्रिया करते हैं किसकी उपस्थिति में, तो ये है आपका सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो यहाँ पे एक ग्लूकोज का निर्माण होता है 6C6H12 और 6, और इसमें जल ऑक्सीजन भी बाहर निकलती है और जल का निर्माण भी, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है और जल का निर्माण होता है। अब अपन यहाँ पे ये समझेंगे कि रासायनिक समीकरण की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो ये अपने यहाँ पे पहली जो विशेषता है आपकी, अभिक्रिया के बाईं ओर जो होता है वो अभिकारक लिखा जाता है। अभिकारक लिखा जाता है तथा दाईं ओर उत्पाद लिखा जाता है। उत्पाद लिखा जाता है। ठीक है, मतलब इस अभिक्रिया के इस बाईं ओर जो भी है वो आपका क्या है, अभिकारक है, और इस तरफ जो है वो क्या है, आपका उत्पाद है। दाईं ओर जो है वो उत्पाद लिखा जाता है। दूसरी इसकी विशेषताएं क्या होती है कि अभिक्रिया के बीच में एक तीर का निशान, एक तीर का निशान होता है जो अभिक्रिया की दिशा को बताता है। इसको बताता है, अभिक्रिया की दिशा को बताता है। ठीक है, जैसे ये आपका तीर का निशान है और ये क्या कर रहा है, अभिक्रिया की दिशा को बता रहा है। मतलब अभिक्रिया जो हो रही है इस दिशा से इस दिशा की ओर हो रही है। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो विशेषता है आपकी वो ये है आपकी कि तीर के निशान के ऊपर या नीचे ताप दाब व उत्प्रेरक को लिखा जाता है। ठीक है, इस निशान के ऊपर या नीचे, यहाँ पे जैसे ये तीर का निशान है इसके ऊपर और नीचे क्या किया जाता है, या तो ताप होता है, ताप भी यही लिखते हैं, दाब भी यही लिखते हैं, और उत्प्रेरक यानी कि ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में है तो क्लोरोफिल जो लिखा हुआ है ये उत्प्रेरक है, और ये यहाँ पर इस तीर के निशान और ऊपर और नीचे लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद चौथा जो है आपका अभिकारक या उत्पाद। अभिकारक या उत्पाद दो या दो से अधिक होने पर बीच में धन का चिन्ह
लगाया जाता है, लगाया जाता है। कैसे? जैसे यहाँ पे जैसे दो अभिकारक हैं, एक तो आपका CO2 है, एक H2, तो इनके बीच में धन का निशान लगाया जा रहा है। इसी प्रकार से उत्पाद के अंदर यहाँ पे तीन उत्पाद बनते हैं। ये तो एक तो आपका ग्लूकोज बन रहा है, एक ऑक्सीजन बाहर निकल रही है और एक जल के अणु बन रहे हैं। तो यहाँ पे 3 उत्पाद है, तो 3 अलग अलग उत्पाद है, तो यहाँ पे इनके बीच में भी क्या है, धन का निशान लगता है। तो अभिकारक उत्पाद 2 या 2 से अधिक होने पर बीच में धन या प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। कि अभिक्रिया का जो पहली विशेषता, रासायनिक समीकरण की पहली विशेषता जो होती है वो है कि अभिक्रिया के बाईं ओर जो है अभिकारक लिखा जाता है और दाईं ओर क्या लिखा जाता है, आपका उत्पाद लिखा जाता है। उसके बाद अभिक्रिया के बीच में जो तीर का निशान है वो अभिक्रिया की दिशा को बताता है। तीसरा है आपका कि अभिक्रिया के निशान के ऊपर या नीचे, अभिक्रिया के निशान के ऊपर या नीचे जो है वो है ताप दाब उत्प्रेरक को लिखा जाता है। ठीक है। चौथी विशेषता है कि अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक हो या उत्पाद हो, यदि 2 या 2 से ज़्यादा है, यदि 2 है या 2 से ज़्यादा है तो इनके बीच में क्या है, धन का निशान लगाया जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए पॉज करके। रासायनिक समीकरण को देखने के बाद अपन देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, रसायन विज्ञान के अंदर रसायन विज्ञान का जो जनक है लेवोशियर, उन्होंने एक नियम दिया है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इनके आधार पर क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर आपके अभिकारक और उत्पाद के अंदर, चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, दोनों के जो तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। ये क्या कौन कहता है, आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। तो इसके आधार पर क्या करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। तो अपन देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने किसके आधार पर क्यों किया जाता है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम से अपन देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद में तत्वों की संख्या, प्रत्येक तत्व की, उत्पाद में प्रत्येक तत्वों की संख्या समान होती है। ठीक है। और ये किसके आधार पे है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर। द्रव्यमान संरक्षण ये कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर पहले और बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो अपन चरणबद्ध रूप से उसको संतुलित करने का प्रयास करते हैं और इस मेथड को अपन हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। पूछ लिया जाएगा रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि कौन सी है, तो इसको क्या कहते हैं अपन, हिट एंड ट्रायल मेथड या फिर चरणबद्ध संतुलितकरण विधि। ठीक है। अपन यहाँ पर देखते हैं, जैसे आपका ये है आयरन, ये आपका आयरन है और ये आपका जल है। आयरन को जल के साथ, जल वाष्प के साथ मिलाया जाता है। तो यहाँ पे ये जंग का सूत्र है, किसका सूत्र है, ये जंग का सूत्र है और Fe3O4, और यहाँ पे है H2 हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या करती है, बाहर निकल रही है। ठीक है। ये क्या आपकी गैस है, ये आपका सॉलिड है, ये आपका क्या है, जल वाष्प है और ये है आपका लोहा। ठीक है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि चरणबद्ध रूप से इसको संतुलित किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहला जो काम है अपना, चरणबद्ध रूप से पहला जो काम है उसमें क्या करते हैं कि जो भी अपने को तत्व दे रखे हैं, तत्व या यौगिक जो भी दे रखे हैं, उनको क्या करते हैं अपन, एक डिब्बे से बंद कर देते हैं। ये क्या किया अपन ने, सबसे पहले डिब्बे में बंद कर दिया। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे सर्वप्रथम दिए गए तत्व या यौगिक को डिब्बे में बंद किया जाता है।
डिब्बे में बंद इसलिए किया जाता है क्योंकि अपन परमाणुओं की या तत्वों की संख्या क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो बराबर करते हैं तो इनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता है। बराबर करने के दौरान अपन क्या करते हैं, इसके आगे इस प्रकार से हीट एंड ट्रायल विधि से क्या करते हैं, इसके आगे ही कुछ चेंज कर सकते हैं, बल्कि इसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इसको सबसे पहले डिब्बे के अंदर बंद कर देते हैं। ठीक है, दूसरी विधि, दूसरा चरण क्या होता है कि इनके अंदर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कितने परमाणु हैं और राइट हैंड साइड के अंदर कितने परमाणु हैं, एक बार क्या करते हैं, इसको अपन इसकी सारणीबद्ध कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ये करते हैं, अभिकारक एवं उत्पाद की प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक तत्व लिख सकते हैं अपन, प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या को सारणीबद्ध करते हैं। ठीक है, पहले दूसरा काम है अपना, अभिकारक एवं उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या को अपन क्या करते हैं, सारणीबद्ध करते हैं। तो यहाँ पे नीचे दिखेगा नहीं, तो अपन क्या करते हैं, इसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप देख लीजिए कि ये जो है आपने लिख लिया है, तो इसको मैं मिटा दूँ। तो यहाँ पे देखते हैं अपन, ये वाला ऊपर वाला मिटा देते हैं अपन। ये देखिए, यहाँ पे अपन एक सारणी बना देते हैं, दूसरे की है। तो तत्व रिएक्टेंट, यानी कि अपन अभिकारक को रिएक्टेंट कह रहे हैं और इसको क्या कहते हैं अपन, प्रोडक्ट उत्पाद कह रहे हैं। मतलब इनकी संख्या कितनी कितनी है। पहला तत्व है आपका Fe की अपन देखते हैं, रिएक्टेंट के अंदर आपकी एक ही संख्या है और उत्पाद के अंदर अपन देखते हैं तो तीन अपने Fe है। दूसरा है आपका H, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर इस साइड के अंदर अपने रिएक्टेंट के अंदर, अभिकारक के अंदर अपनी इसकी संख्या है 2 और उत्पाद के अंदर भी इसकी संख्या कितनी है, 2। उसके बाद देखते हैं तीसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में अभिकारक के अंदर इसकी संख्या जो आपकी 1 है और उत्पाद के अंदर इसकी संख्या कितनी है, 4 है। ध्यान से देखना, इसको एक बार देखना आप, और नहीं समझ में आया तो इसको वापस रिटर्न एक बार वापस देख लेना, ताकि ये सही से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसके बाद क्या करते हैं अपन, इसको रहने देते हैं, ये जो है ना, इसको रहने देते हैं अपन, ताकि इसके अंदर कोई ना कोई चेंजेस करते हैं तो वो अपन समझ लेंगे। तो ये लाइन अगर आपने लिख ली है तो मैं मिटा देता हूँ इसको। अब क्या करेंगे अपन, तीसरी प्रोसेस जो होती है, एक बार तो दूसरा तो आपने क्या किया है, सारणीबद्ध कर दिया। तीसरी जो प्रोसेस होती है, अपन इसके अंदर क्या करते हैं कि जो अधिकतम परमाणु है जिसके भी अंदर है, चाहे प्रोडक्ट के अंदर है चाहे रिएक्टेंट के अंदर है, तो अधिकतम परमाणु जिसके अंदर है उसको क्या है, पहले अपन बराबर करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन अधिकतम परमाणु वाले तत्व को पहले संतुलित करते हैं। ठीक है, क्या करता है, यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, इसके अंदर ही अपन इंक्लूड करके देखते हैं, ऑक्सीजन की संख्या 4 है तो इधर भी 4 होनी चाहिए। 4 करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लगाएंगे। ठीक है, तब जाके ऑक्सीजन की संख्या क्या होती है, 4 होती है। तो यहाँ पे क्या है, अपन ने 4 लगा दिया, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे 4, इधर भी 4। ठीक है, इसके बाद आपकी चौथी जो स्टेप है, उसके बाद में ऑक्सीजन की संख्या बराबर होगी। इसके बाद में अपन क्या करते हैं कि ये जो आपने चेंज किया है उसके अंदर देखते हैं कि कौन सी संख्या, किसकी संख्या ज़्यादा है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं तो Fe में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के अंदर जो है वो संख्या आपकी कितनी होगी, 8 होगी है, और इधर कितनी है, केवल 2 ही है। ठीक है,
तो अपन क्या करेंगे, दूसरी स्टेप जो होती है अपनी हाइड्रोजन को चेंज करने के लिए, मतलब हाइड्रोजन की संख्या के अंदर बराबर करना है, ठीक है। तो दूसरी जो स्टेप है यहाँ पे अपन लिखेंगे FeS प्लस और H2O Fe3O4, ये अपना ऑक्सीजन। अब है ना ये जो H2 ये गैस के रूप में है। अब क्या करेंगे अपन, ये जो 8 है यहाँ पे, तो इसको भी अपन 8 करेंगे, तो ये तो 2 तो ये है, और किससे गुणा करें तो ये 8 हो जाते हैं, 4 यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये भी कितनी होगी, 8 होगी, यहाँ पर भी कितनी होगी, 8 होगी, ठीक है। ऑक्सीजन कितना, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है। अब क्या करना है अपने को, Fe को बराबर करना है। तो Fe यहाँ पे 3 है और यहाँ पे एक है और यहाँ पे क्या है, 3 है। तो अपनी पांचवी जो चरणबद्ध प्रक्रिया है वो है कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको भी क्या करेंगे, 3 करेंगे। तो इसके आगे अपन 3 लिख देंगे, ये है FeS प्लस H2O, ये तीर का निशान, Fe3O4 S प्लस 4H, ये बने। अब अपन देखते हैं कि दोनों तरफ यह है ना परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं है, ठीक है। अगर ये परमाणुओं की संख्या बराबर है तो अपना जो अपनी अभिक्रिया है वो क्या है, संतुलित है। यहाँ पे देखेंगे Fe की संख्या कितनी है, 3 है, यहाँ पर भी Fe की संख्या 3 है, ठीक है। ये अपना मामला खत्म। इसके बाद हाइड्रोजन है, सॉरी यहाँ पे जो है ये 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 8 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 8 है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी, 4 है। इसका मतलब ये है कि अपना जो है समीकरण, ये रासायनिक अभिक्रिया जो है वो संतुलित है। रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। रासायनिक अभिक्रियाएं जो है इस प्रकार से संतुलित होती है। तो इस प्रकार से कोई सी भी अभिक्रिया होती है उसको अपन संतुलित कर सकते हैं। संतुलित करने से पहले अपने सबसे पहले ध्यान रखना है, वही चीज़ अपन मैं वापस बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले क्या करते हैं अपन कि इसको डिब्बे के अंदर बंद करेंगे, पहली चीज़। उसके बाद दूसरी प्रोसेस ये होती है कि इसके अंदर कौन कौन से कितने कितने परमाणु हैं वो अपन क्या करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे तत्व यहाँ पे लिख दिया FeH और O, ठीक है। यहाँ पे रिएक्टेंट अभिक्रिया के अंदर कितने संख्या है, उत्पाद के अंदर कितनी संख्या है, ठीक है। फिर देखते हैं कि सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है। तो यहाँ पे देखेंगे सब ऑल ओवर ज़्यादा संख्या किसकी है, अपनी ऑक्सीजन की संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बराबर करेंगे अपन। तो ऑक्सीजन को बराबर करेंगे तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे भी 4 करने के लिए अपन क्या करेंगे, ऑक्सीजन के आगे जो है वो गुणांक के रूप में अपन 4 लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में इस अभिक्रिया को देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या जो होती है वो हाइड्रोजन की होती है। हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए ये जो 8 है यहाँ पर क्या रहता है, 2 ही है, तो इसको बराबर 8 करने के लिए अपन यहाँ पे इसके आगे गुणांक में 4 लिखते हैं, ठीक है, ये लिखा है। उसके बाद में फिर देखते हैं लास्ट में जो बच गया है वो Fe है। यहाँ पे संख्या 3 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ इस साइड में अपन 3 कर लेंगे, तो ये रासायनिक समीकरण जो होता है वो संतुलित हो जाएगा। आई होप ये जो क्लास है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जितने भी वीडियो है आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच पाए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।